प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका मधु काकरिया हैं और यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। तो साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि उसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध तो होती ही है, इसके साथ साथ वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही साथ वह यह भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, उन रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है साना साना हाथ जोड़ी। तो लेखिका हैरान होकर देख रही थी। जो दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। और दृश्य यह था कि दूर ढलान लेती तराई पर, यानी जो ढलान लेती हुई पहाड़ी थी, उस पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। अब क्या था वह दृश्य था रात में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर। तो गंगटोक शहर इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा हुआ, यानी इतिहास और वर्तमान दोनों का मेल। और वहां के लोग बहुत मेहनतकश हैं, मेहनतकश बादशाह अर्थात अपनी मर्जी से जीने वाले ऐसे लोगों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। उस गंगटोक शहर की सुबह भी बहुत सुंदर थी, वहां की शाम भी बहुत सुंदर थी और रात भी बहुत सुंदर थी। वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका के अंदर एकदम सम्मोहन जगा रही थी, एकदम सम्मोहित हो रही थी, उस सौंदर्य की तरफ खिंची चली जा रही थी। और वह सम्मोहन इस कदर था कि उस जादू भरे क्षणों में उनका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था, यानी अन्य आसपास क्या हो रहा है इन सब से वह बेखबर थी। लेखिका के भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता एकदम इंद्रियों से परे, एकदम इंद्रियों से हट करके, यानी अन्य और कोई किसी भी तरफ उनका ध्यान नहीं था। और रोशनी की जो जादुई झालर थी, बस उसी सौंदर्य में लेखिका डूबी हुई थी। धीरे धीरे एक उजास यानी एक प्रकाश उस शून्य में फूटने लगा। लेखिका के अंदर उस दृश्य से एक प्रकाश फूटने लगा और एक प्रार्थना उनके होठों को छूने लगी। वह प्रार्थना गाने लगी और प्रार्थना थी साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशली, जिसका अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यह प्रार्थना सुबह ही उन्होंने इस प्रार्थना के बोल नेपाली युवती से सीखे थे, यानी यह नेपाली भाषा की पंक्ति थी और जिसे सुबह ही सुबह लेखिका ने नेपाली युवती से सीखा था। लेखिका की यात्रा आगे बढ़ रही थी तो सुबह उन्हें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, युमथांग नामक स्थान के लिए। पर जब उनकी आंख खुली तो आंख खुलते ही वह बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन्हें बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। और कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी कपाट अर्थात दरवाजा। तो बादलों के कारण लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखाई दी। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर उन्हें सामने रकम रकम के यानी तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि उन्हें लगा कि जैसे वह फूलों के बाग में आ गई हैं। अब बहरहाल उन्हें गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग पहुंचना था। तो युमथांग 149 किलोमीटर की दूरी पर था। युमथांग का अर्थ है घाटियां। अब उनका जो ड्राइवर था, जिसका नाम था जितेन नार्गे, और ड्राइवर के साथ साथ जितेन नार्गे गाइड भी था, वह लेखिका को बताता जा रहा था कि सारे रास्ते
हिमालय की गहनतम यानी गहरी से गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां आपको मिलेंगी। अब लेखिका उससे पूछ बैठी, बचकाने उत्साह से पूछ बैठी कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। तब उसने कहा कि या आगे चलिए। तो अब आगे रास्ते में उन्हें जगह जगह गदराए यानी एकदम पत्तों से लदे हुए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़, ये दोनों पेड़ हैं, ये पाइन और धूपी। तो इसके खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, उन पेड़ों को देखते हुए लेखिका और उनके साथ अन्य जो पर्यटक थे वह पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक जगह एक कतार में लगी हुई सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी और वे किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी और शांति अहिंसा का प्रतीक थी वो पताकाएं, और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। अब नार्गे उन्हें बताने लगा कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं यानी सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, वह धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और कई बार जब किसी नए काम की शुरुआत होती है तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और लेखिका की नज़र उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं और अत्यंत पूजनीय हैं, तो उनकी तस्वीर पर लेखिका की नज़र टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी उन्होंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब हिचकोले खाती हुई उनकी जीप आगे बढ़ी और लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान का नाम कवि लोंग स्टॉक है और यहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के जो चीज के बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। तो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की दो स्थानीय जातियां हैं और इन दोनों स्थानीय जातियों में बहुत सुदीर्घ झगड़ा, बहुत लंबे समय तक झगड़ा चला था और बाद में जो शांति वार्ता हुई थी तो उसका शुरुआती स्थल यही स्थान है और एक पत्थर पर यहाँ स्मारक भी बना हुआ है। तो जितेन उन्हें यह सब बताता जा रहा था। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र था। तो उन्होंने नार्गे से पूछा कि यह क्या है। तो नार्गे ने बताया कि मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लेखिका आश्चर्यचकित हो गई कि वह सोचने लगी कि चाहे मैदान हो या फिर पहाड़ हो, चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना हो जाए, इसके बावजूद इस देश के लोगों की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की जो सोच है और कल्पना है वह सब एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। जो रास्ते में जो बाजार थे, लोग और बस्तियां सब पीछे छूटने लगे और परिदृश्य से यानी सामने दृश्य में जो दिख रही थी, चलते चलते स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते हुए यानी अत्यंत कम ऊंचाई, कम कद वाले ऐसे बहादुर नेपाली अब आंखों के सामने से ओझल हो रहे थे, आंखों के सामने से गायब हो रहे थे। अब नीचे पहाड़ से नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। घर ऐसे दिख रहे थे जैसे वो ताश के पत्तों से बने हुए हों, अत्यंत छोटे दिख रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं था, बल्कि अपने एकदम विराट रूप में था और एकदम वैभव के साथ, वैभव यानी अपनी संपन्नता के साथ सामने आने वाला था। हिमालय न जाने कितने दर्शक, यात्री और तीर्थ करने वाले, जो तीर्थाटानी है, तीर्थ करने वाले लोग, उनकी कामना रहती है कि वह हिमालय का दर्शन करें। वही हिमालय अब लेखिका के सामने आने वाला था और ऐसा हिमालय जो पल पल परिवर्तित हो रहा था, हर क्षण बदल रहा था। देखते देखते रास्ते एकदम वीरान, सुनसान, सकरे यानी एकदम पतले और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय भी बड़ा होते होते एकदम विशालकाय होने लगा और घटाएं यानी जो गहराई थी वह पाताल नापने लगी। एकदम गहराई, अत्यंत गहरी घाटियां दिखने लगी और वादियां चौड़ी होने लगी।
बीच बीच में किसी चमत्कार की तरह रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी सघन यानी घनी हरियाली वाली गुफा के बीच से हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो ऐसे पतले रास्तों से गुजरते हुए लेखिका को यही प्रतीत हो रहा था कि जैसे घनी हरियाली वाली गुफा के बीच से वह निकल रही हैं। इस बिखरी हुई असीम सुंदरता का मन पर इस ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाना गाने लगे, और गाना था सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये बहुत प्रसिद्ध फिल्म का गाना है। तो यह गाना सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। पर लेखिका एकदम मौन थी, एकदम किसी ऋषि की तरह से एकदम शांत थी। वह चाहती थी कि जो सारा दृश्य दिख रहा है उसे वह अपने मन मस्तिष्क में भर लें। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सिर निकालकर वह कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देख रही थी, पर्वतों की चोटियों को देख रही थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपात यानी झरनों को देख रही थी, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती हुई और चांदी की तरह कौंध मारती यानी चांदी की तरह से चमक मारती हुई बनी ठनी तिस्ता नदी को देख रही थी। तो तिस्ता नदी जो वहां बहती है उस नदी को देख रही थी, और तिस्ता नदी सिलीगुड़ी से ही लेखिका के साथ साथ थी। लेकिन जिस स्थान पर अब वो थी वहां पर उसका सौंदर्य यानी तिस्ता नदी का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा यानी सबसे श्रेष्ठ रूप में था। इतनी खूबसूरत नदी उन्होंने पहली बार देखा था। लेखिका अत्यंत रोमांचित थी, पुलकित थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, यानी एकदम आनंद से भरी हुई थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, ऐसा कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह पर रुकी और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से यानी अत्यंत ऊंचे चोटी से एक फेन उगलता यानी झाग उगलता हुआ झरना गिर रहा था, और उस झरने का नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। अब उस झरने के सौंदर्य को देखकर सभी सैलानी कैमरे से उसकी फोटो लेने लगे, सबके कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत जो लम्हा था, एक खूबसूरत पल की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, यानी उसको कैमरे में कैद करने यानी फोटो खींचने में लगे हुए थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी यानी प्राचीन युग की किसी, जैसे मानो किसी ने श्राप दे दिया हो, ऐसी राजकुमारी सी बन करके लेखिका नीचे बिखरे हुए भारी भरकम पत्थरों पर बैठ करके उस झरने के संगीत के साथ साथ आत्मा का संगीत सुनने रही थी। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बहती हुई जलधारा में पांव डुबोया, तो जैसे मानो अंदर तक भीग गई और उनका मन काव्यमय हो गया और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक यह झरना, कि जीवन अनंत है, उसी का ही प्रतीक वह झरना उस क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास उन्हें करा रहा था, और उन्हें लेखिका को ऐसा लगने लगा जैसे कि वह स्वयं ही देश और काल की सरहद यानी सीमाओं से बहती हुई धारा बनकर बह रही हों। अब भीतर की सारी तामसिकताएं यानी जो बुरी इच्छाएं और दुष्ट वासनाएं यानी भीतर की सारी बुराइयां, बुरी इच्छाएं सब निर्मल धारा में बह गई हों। उनका मन हुआ कि अनंत समय तक वह ऐसी ही इस निर्मल धारा में बहती रहे और उस झरने की पुकार को सुनती रहे। लेकिन जितेन उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहने लगा, और कहने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे आपको मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी उठी, उनका मन नहीं था, फिर भी वह उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, वही दृश्य थे आंखों के सामने, जो आंखों और आत्मा को अत्यंत सुख दे रहे थे। कहीं पर चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, यानी इतनी हरियाली थी कि मानो चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े पहाड़ हो, और कहीं हल्का पीलापन लिए हुए, तो कहीं पर पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह, यानी कहीं कहीं पर पहाड़ एकदम भी हरियाली से हीन थे। तो ऐसे पथरीला पहाड़ उन्हें दिख रहे थे,
और इस दृश्य को देखते देखते अचानक से ऐसा बदलाव हुआ कि देखते देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर हो गया। यानी वह दृश्य एकदम से गायब हो गया, जैसे मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। और वह सारा दृश्य इसलिए गायब हो गया कि सब पर बादलों की एक मोटी परत छा गई, एक मोटी चादर छा गई। यानी सब पर बादल छा गए, सब कुछ बादलमय हो गया। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का आगे का भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।